बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारी टीम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज एक ऐसे पॉप बल्कि म्यूज़िक की दुनिया का एक ऐसा नाम, पॉप मौसीकी की बात करें और बैंड्स की सूरत में जब काम करने की बात करें तो जुनैद जमशेद साहब की आज 7th यानी 7वीं डेथ एनिवर्सरी है। जुनैद जमशेद का जब हम जिक्र करते हैं, जुनैद जमशेद साहब का जब हम नाम लेते हैं तो फिर हमें वाइटल साइंस याद आता है। और ये वो 1980s का दौर है, आप सब ने बड़े हुए होंगे या जो उस दौर में थे, यू कैन वेरी वेल कनेक्ट कि जिस तरीके से जिस उम्दगी के साथ वाइटल साइंस ने पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री की फ़रोग के लिए काम किया। और फिर दिल दिल पाकिस्तान जो गाना है, आप देखें कि 14 अगस्त के मौके पे, 23 मार्च के मौके पे, या जब भी पेट्रियाटिज़म का जो जज्बा है, खैर वो तो हर पाकिस्तानी में हर वक्त हर लम्हा हर घड़ी मौजूद है, लेकिन जब भी मोहब्बत का इजहार अपने वतन के साथ करना होता है तो दिल दिल पाकिस्तान एक ऐसा शाहकार जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का तख्लीक करदा शुएब मंसूर साहब ने इसको लिखा और पीटीवी की प्रोडक्शन थी। और ये 1987 में दिल दिल पाकिस्तान पीटीवी ने रिकॉर्ड किया और जिसको परफॉर्म, जिसको गाया जुनैद जमशेद साहब ने। जुनैद जमशेद साहब की एक बड़ी तवील कंट्रीब्यूशन है। और फिर हमने उनकी ज़िंदगी का वो भी बाब देखा कि जब उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार करते हुए एक नए अंदाज से अपनी शख्सियत को जो है निखारा कहेंगे, डिस्कवर किया और फिर दीन की तरफ राग़िब हो गए। और वो काम जो किया, काम क्या फ़र्ज़, बल्कि माज़रत अल्फाज को खुद दुरुस्त करते हुए जो फ़र्ज़ अदा किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। और हम सब उनके फ़ैन्स मद्दा उनको आज भी याद करते हैं और करते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आप भी कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। हम आपकी आज पहले सेगमेंट में कॉल्स लेंगे। 042-992-000628 हमारा नंबर है। ज़रूर कॉल करके सादिया अरशद साहिबा के सेगमेंट में आप सवाल करना चाहिए, मोर देन वेलकम। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आपके लेजेंड्स होते हैं, जिन लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन और काम किया और वो इस दुनिया में मौजूद ना हो, बिलखसूस उनकी काविश और कोशिश को खराज तहसीन ज़रूर पेश करना चाहिए। किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए शेफ़ माजबीन को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी माजबीन, क्या कुछ होने वाला है? आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप। ओके। और उसके साथ बीफ हलीम बनाएंगे। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? खुश रहना चाहिए, सेहत वेरी गुड, सेहत के लिए अच्छा होता है। बहुत अच्छा है, मेरे लिए यही जवाब होना चाहिए। वेरी गुड। आप इतनी प्यारी हैं, आपके साथ तो मजाक चलता है। ख़वातीन और हज़रात, पहले सेगमेंट में सादिया अरशद, शी इज़ लुकिंग स्टनिंग एक्चुअली में। मुझे लग रहा है कि मैं नहीं, कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे प्रोग्राम के बाद ज़रा किराए पे दे दीजिएगा कोट अपना प्लीज़। आप खुद माशाल्लाह हर दफ़ा बड़े खूबसूरत अंदाज में सामने होती हैं, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि आपके साथ कुछ एक्सचेंज कर लिया जाए। आपका प्यार, लेकिन आप ज़्यादा, आपको मालूम है आपका तो मेरे साथ प्यार बहुत है। ख़वातीन हज़रात, मेरे सामने मौजूद है। क्लासिकल मौसीकी की बात करें तो चंद ऐसे गिने चुने घराने क्लासिकल मौसीकी के हवाले से जिनकी हर एक पीढ़ी ने, हर एक जनरेशन ने अपनी कंट्रीब्यूशन को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी के साथ निभाया। ग्वालियर घराना एक ऐसा जाना माना हुआ नाम, क्लासिकल मौसीकी की फ़रोग के लिए पूरी दुनिया में बरसग़ीर और फिर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाते हुए और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए ग्वालियर घराने की 19वीं पीढ़ी हमारे साथ मौजूद है। लग ऐसे रहा है कि जैसे पता नहीं कौन है, लेकिन ये हैं। इनकी उम्र पे आपने नहीं जाना, इनका तजुर्बा बोलता है। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा तवक्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, हाउ आर यू? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड, जीते रहे, खुश रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आ गई है कॉल, वेरी गुड जी। अभी मैंने नंबर भी नहीं बोला। सुमेरा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं आप? मौसम कैसा है फैसलाबाद का? फैसलाबाद का मौसम आज बहुत प्यारा है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है, बताइए। मैम मुझे अपने बारे में पूछना है। ओके जी, बताइए। मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ पहले जी, डेट ऑफ मेरी बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च जी, 1987। ओके ठीक है। और कुछ पूछना है आपने?
नहीं, अगर शादी के बारे में क्या पूछना है स्पेसिफिक, कि कब होगी शादी या कोई रिश्ता आया हुआ है उसके बारे में पूछ। मैंने पूछना है कि मेरी शादी कब होगी और हम रिश्ता तलाश करें तो कैसा करें, मसलन सेकंड वाला होगा या फर्स्ट वाला, ओके ठीक है, ऐसा बिल्कुल मुझे सही। इस बारे में प्लीज तफसील से बता दें। ओके बिल्कुल सही, नो इशू। आपने हमें बुलाना जरूर है शादी पे, हम सबसे पहले आएंगे। थैंक यू सो मच। जी बताइए। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपकी शादी के हवाले से सिर्फ मुझे जो लगता है कि लास्ट 2.5 ईयर से कोई जिसको कहते हैं कोई रिश्ता ऑलरेडी जो मुझे लगता है कि है या जो भी कोई सिलसिला चल, इसको हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मामला है। चल रहे हैं, कभी चलती है बात रुकती है बात, कुछ इस तरह का सिलसिला ऑलरेडी है, ऑलरेडी मौजूद है। मगर कुछ घर वालों की तरफ से कुछ अपनी ऐसी कंडीशंस, कुछ अगले की तरफ से जो मामला नहीं चल रहे हैं, इनके कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आती हैं। एनी हाउ जो आएगा ना अभी कमिंग ईयर, ठीक है, 2025 होगा, उसके अप्रैल के बाद एग्जैक्टली अप्रैल से वो टाइम स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है अप्रैल में ही हो जाए, अप्रैल से ऑनवर्ड जो टाइम होगा वो इनके लिए अच्छा साबित होगा। बाय द एंड ऑफ 2025 इंशाल्लाह ताला हो सकता है बहुत अच्छे मामलात होंगे, और ये भी हो सकता है अपने शहर से दूर, अपने मुल्क से दूर कुछ इस तरह के सिलसिले इनके लिए बनेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल सही। जी महविश हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अली, इसके बाद आपके स्टार का पूछ रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपकी मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पहली दफा आपसे बात हो रही है। रियली, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम देख रही? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आपका साथ चाहिए। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में पूछना है। जी बताइए। मेरी शादी के मसले। डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ 28 बर्थ सितंबर जी 1992। 28 दिसंबर। 28 सितंबर ओके ओके ओके, ठीक है जी। 1992। शादी के बारे में पूछना है, अब तक शादी नहीं हुई। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच जी। जी लाइव। अच्छा जी, बेटा आपकी शादी के हवाले से तो इस वक्त में तो बहुत अच्छे मामलात, कोई चीज़ कोई सिलसिला चल रहा होगा, ठीक है। ये दिस इज़ अ गुड टाइम। बल्कि अभी इसी वक्त में ये जो भी दौरानिया चल रहा है, पिछले 3-4 महीने से ये एक अच्छा टाइम है। और मगर मेरा आपको सजेशन ही होगा, इसको हम कहते हैं कि कोई भी रिश्ता प्रपोजल हो, जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि आपको अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कोई रिश्ता कमिटमेंट होकर टूटता है, कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं, मंगलिक लोगों के साथ अक्सर ये वाला इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। अदरवाइज ये जो अभी वक्त चल रहा है अगले और 3-4 महीने तक, क्योंकि ये जो साल पूरा ही था ये इनके लिए अच्छा था, और हो सकता है कि कोई इस टाइप की चीज़, कभी कभी रिश्ता प्रोलॉन्ग चलता है और होके बात नहीं चलती है, कुछ इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है कि इनके साथ हुआ हो। अदरवाइज ये अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम है इंशाल्लाह। अली, आपका स्टार क्या है? वर्गो। वर्गो, हाँ जी। वर्गोस वेरी क्रिएटिव माइंडेड। पहले तो ये बात आपको क्रिएटिव होते हैं और कभी भी किसी एक चीज़ में क्रिएटिव नहीं होते, मल्टीपल टास्कर, ठीक है। आपको और भी किसी चीज़ का शौक होगा, इसके अलावा आप किसी और चीज़ में भी, और कभी कभी किसी चीज़ को करते करते, मैं पहले तो वर्गोस की क्वालिटीज़ बता रही, किसी चीज़ को भी करते करते फेडअप हो जाना है, अब सोचना कि नहीं अब ये नहीं, मुझे किसी और चीज़ में जंप ना, कि एक चीज़ को करते करते मुस्तकिल मिजाजी ज़रा थोड़ी सी कम। ओके, ये ओवरऑल वर्गोस की थोड़ी सी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। और आपके लिए वैसे तो 2024 थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लेकिन बहुत प्रोग्रेसिव, आपने स्ट्रगल बहुत किया होगा लेकिन साथ साथ प्रोग्रेस मिली होगी, ठीक है, मगर स्ट्रगल काफ़ी था। बिल्कुल सही। तो खुशी से रो तो नहीं ना 2024 रहे? खुशी से रोना ना शुरू कर देना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी रोना नहीं, स्ट्रगल का तो मजा आता है। खुशी से नहीं, इस वजह से कि आपकी क्वालिटी सही बता रही हैं, ट्रेड्स, ये मैं कह रही हूँ, मुझे पैनल से भी बताया जा रहा है, इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन 2024 में आपको काफ़ी स्ट्रगल आया है, ठीक है। ऐसे था, और अभी जो ये नवंबर आया है, नवंबर की एग्जैक्ट ये जो 15-16 के बाद से आपके लिए कुछ सिनेरियोज अच्छे होंगे, और कोई मामला आपको जाके भी ये अगले जो साल का 20 जनवरी होगा ना, इसको हम कहते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट में जाना, किसी चीज़ में जाना जिसके लिए आजकल में, ये जो आजकल के दिन है इसको हम कहते हैं कि कोई सिलसिला, कोई माप, जिसको हम कहते हैं, मैं फिर से बोलूँगी बैक एंड फोर्थ, कोई चीज़ चल रही है, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज़ चल रही है। भाई क्या चल रहा है अभी ना बताना, बाद में बात करेंगे। ये मेरे पीछे भी एक कैमरामैन है, इनके बारे में भी बोलना है आपने, इन्होंने कुछ कहा है प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, उस पर हमने वजाहत देनी है। फरीदा मौजूद है सराय आलमगीर से। अस्सलाम वालेकुम फरीदा जी। फरीदा, वालेकुम सलाम। आपी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपका प्यार, फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका प्यार, आपकी दुआएं। अब मेरा जो शहर है, आबाई शहर जेहलम, हमारा गांव उधर है, हम सराय आलमगीर से गुजर के जाते हैं, तो अगली दफा आप मुझे याद रहेंगी इंशाल्लाह, और आपने भी याद रखना है।
जी जरूर। अच्छा जी, अभी मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना है कि कब होगी। बताइए। 8 मार्च 2000। ओके, ठीक है। कोई रिश्ता आया हुआ है? आए थे पहले, लेकिन वो हमने रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन आप पूछ रहे हैं ये कब होगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा जी सादिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद से जो हो काफ़ी ज़्यादा, समटाइम्स कुछ बच्चे होते हैं ना इम्पल्सिव होते हैं, या वो चाह रहे होते हैं कि लाइफ में कोई कमिटमेंट चीज़ें जो है वो जल्दी आ जाए, और अभी बेटा थोड़ा सा आपको वेट करना है। मेरा आपको सजेशन भी यही है, क्योंकि जज्बाती या जल्दबाजी का कोई रिश्ता कमिटमेंट हो सकती है जिसमें प्रॉब्लम आएगी, पहली चीज़, ठीक है। और आपके लिए जो अभी अब से जो 2-2.5 साल का वक्त होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई जल्दी कमिटमेंट रिश्ता होके अल्लाह रहम करे ख़त्म होने के चांसेस हैं। मैं ये बातें ना पहले इसलिए बता देती हूँ ताकि आप अपने जहन को थोड़ा सा इस Mentally चीज़ के लिए prepared अगर हो जाए। प्रिपेयर करें तो बेहतर होता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए मंगनी और शादी के दरमियान का जो वक्त होता है, अगर आप उसको लंबा खींच सकते हैं तो अच्छा होता है, अगर हो भी जाए एंगेजमेंट, ठीक है। ताकि अगर कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी बात कोई होती है तो फिर वो अच्छा होता है कि अगर एंगेजमेंट टूट जाए, वरना अब से 2-2.5 साल का जो वक्त होगा बाद का वो ज़्यादा बेहतर। अल्लाह खैर करे। और तमाम बेटी, मेरी खुद एक बेटी है, तो बेटियों के बिल्कुल, लिए आमीन। बेखसूस जो है ना दुआ बहुत ज़रूरी है। बेटों को हमारे ख़ानदान में ये कहा जाता है कि बेटों को जो है ना सोल्जर्स यानी फौजियों की की तरह तरह, जो रखना हमारे फौजी चाहिए। भाई हैं, जो बहादुरी दलेरी हाँ, के साथ उनकी बिल्कुल। तरबियत होती है, और बेटियों को शहजादियों की तरह पालना बिल्कुल, चाहिए, नाज नखरे उनके उठाने बिल्कुल चाहिए, और उठाने आगे जिस घर में जाएं वो लोग भी उनके नाज नखरे उठाएं। तो आमीन। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी सादिया, लास्ट कॉलर ले रहे हैं हम। ओके ओके जी। सजीला कहाँ से? अटक से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगा वाइंड अप हम करें। अल्लाह का शुक्र, दुआएं जी। क्या पूछना चाहेंगी, किसके बारे में? मैम अपनी जॉब के बारे में पूछना। ओके जी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ? 8 जुलाई 2004। 7 जुलाई 2004। 4। ओके जी। अच्छा, मुझे 5 जुलाई क्यों लगा है? 8 जुलाई। 7 ही है ना? नहीं मैम 8 है। अच्छा, ना 5 ना 8 है। ठीक है। अच्छा जी, क्या पूछना है स्पेसिफिकली? अपनी जॉब के बारे में। जॉब का। ओके ठीक है, डन है। थैंक यू सो मच। आप उदास ना होए, मुझे आपकी थोड़ी सी, अल्लाह करे मैं Down गलत है हूँ, आवाज़ आपकी आवाज़ काफ़ी। डाउन मुझे लग रही है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए। अच्छा, जॉब के हवा ये थोड़ा सा डिप्रेस है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई हेल्थ इशू भी है, हेल्थ इशू भी चल रहा है। स्पेशली इनको कोई हेल्थ इशू होगा रिलेटेड टू, जिसको हम कहते हैं सांस से रिलेटेड है, ENT से रिलेटेड इनको अक्सर इशू रहता है, और ये इसको चीज़ को थोड़ा सा चेक भी कराएं, ठीक है। ENT से रिलेटेड इनको इशू रहता है। एनी हाउ, जो जॉब से रिलेटेड आप ये जो भी चेंज आ रहे हो, जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो अभी आपका ये जनवरी एंड या फरवरी के बाद आएगा, ठीक है। तो जनवरी का एंड होगा, 20-21 के बाद होगा, या इससे पहले, क्योंकि इनको इससे पहले अक्टूबर में कोई चांस, कोई मौका मिल चुका है, विच शी कुडंट अवेल, या कंफ्यूजन का शिकार थी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सादिया, आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात इंशाल्लाह होगी। जी, थैंक यू सो मच। लेकिन इस खुशी में आपने जाना नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रही, अभी तो मुझे पता है मुझे कि लग रहा था आप उठ के जाने वाली हैं। अली की आवाज़ में खूबसूरत एक ऐसी ट्रिब्यूट जो हम उस्ताद नज़र साहब को पेश करते हुए, अली अपने खास अंदाज में, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। जी ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। किचन सेगमेंट की तरफ भी थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे। शेफ़ माजबीन, आप काम कीजिए, बिल्कुल अभी आगाज़ नहीं बल्कि मिडल ऑफ द प्रोसीजर, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, आप बनाएं। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल अल्लाह है? का शुक्र, आपकी दुआएं। और अली हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद है। अली की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर आपसे बात करते हुए, और हर टॉपिक में, हर नशिस्त में ये कहती हूँ, इट इज़ ऑब्वियसली हर कोई रिलेट कर पाता है। घर में आप किसी भी सेहत का तो मामला है, तो हर किसी को अपनी सेहत प्यारी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेहत होगी अच्छी तो ही आप ज़िंदगी की नेमतों को एंजॉय कर सकेंगे अपनों के साथ। डॉक्टर साहब, कमर दर्द जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़ा फॉर ग्रांटेड सा इसको ले लेते हैं। इट्स वी डोंट टेक इट सीरियसली। गो कि अगर हम उसको समझना शुरू करें तो कमर की जो बैक एक पेन है, इट कैन गो टू अ वेरी सवेयर लेवल और डैमेज आपको कर सकती है। अब जब कमर दर्द की बात आती है तो एक ग्लू या गोंद है
जिसे कमर कस कहते हैं। आज हमने इस बारे में बात करनी है, बाकी ओवर टू यू। अच्छा, सुंदर साहब ने इसलिए ये टॉपिक चूज किया था बिकॉज जैसे ही सर्दियां आती हैं तो दर्दें जो पुरानी है ना, जो छुपी हुई होती हैं, वो भी निकल आती हैं। एंड अ वुमन लाइक यू सेड कि कमर की दर्द को हम बैक सीट दे देते हैं कि ठीक हो जाएगी, कोई दवाई खा लेते हैं जी, ठीक हो गई वक्ती तौर पे। हालांकि आपका सारा स्केलेटन, आपकी तमाम हड्डियां जो हैं वो रेस्ट कर रही हैं बैकबोन के ऊपर, और अक्सर बैकबोन को बहुत बड़ी तरजीह दी जाती है क्योंकि उससे आपके मसल्स निकल रहे हैं, उससे आपकी नर्व्स निकल रही हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आप इसका वक्त और टाइमली ना इलाज करें तो ये बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल। कमर कस गोंद जो है वो एक गोंद से, जैसे कि पता लग रहा है, एक दरख्त की स्टेम में से निकलती है, ठीक है, और ये पाकिस्तान में भी पाई जाती है। और कमर कस अमूमन फीमेल हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंस हासिल करती है। वो ख़वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो ख़वातीन डिलीवरी के टाइम, वही ख़वातीन जब बेबी को फीड कर रही हों, तो कमर कस की एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है। हमारे गांव वगैरह में ये चीज़ यूज़ होती थी, और मुझे जाके वेस्ट में पता लगा कि कमर कस को उन्होंने ऐसे बताया जैसे पता नहीं कोई ख़ास बूटी है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा यार ये तो हमारी जो माएँ और दादियाँ वगैरह ये अमूमन दिया करती थी। कमर कस increases milk production in breastfed babies, for breastfed babies. It is आयरन, जो कि सबसे पहले ज़रूरत होती है, ए और के भी है। अब ये जब मैंने फीमेल हेल्थ पे कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उसको ब्रैकेट कर दिया फीमेल हेल्थ के। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर मेंस हेल्थ। ओके, इट इज़ गुड फॉर मेमोरी लॉस। ठीक है। आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैं पूछना चाह रही थी क्योंकि फिर ताकि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, और इतनी एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। आप मार्केट जाएंगे तो आप कहेंगे कि कमर कस हमें चाहिए, बिल्कुल, तो ये कमर कस गोंद हमें दे दीजिए तो वो आपको दे देंगे। इट इज लाइक रेडिश ब्राउन, और आपने उसका फुल पाउडर बना लेना है। जो देहात वगैरह का तरीका बताएं। जो देहात वगैरह है वहाँ पे इसके लड्डू और पिंजीरियों वगैरह में ये यूज होता है, मगर चूंकि हम वेट कॉन्शियस भी हैं तो हमने ये करना है कि हमने इसको बहुत वो पाउडर में ग्राइंड कर लेना, वार्म वाटर में थोड़ी देर भिगोएं, ठीक है, फिर धूप में रखें, वो सूख जाएगा, वार्म वाटर से धुल भी जाएगा। ये किस फॉर्म में मिलता है? ये बिल्कुल गोंद जैसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में, जैसे नमक नहीं, समझ आ गई, वो बना हुआ उस तरह करके क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल फॉर्म में, लेकिन बड़ा बड़ा, जिसको कूटना है, रेड ब्राउन किस्म का होता है। आ गई समझ। उसको आपने अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद फिर आप उसको शीशी में डाल लो। उसकी क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर को क्या बोला हमने, 1/4 चमची जो है वो आपने दूध के साथ ले लेनी है। बिल्कुल ठीक। उसी दूध में आपने हल्दी भी डालनी है, और उसी दूध में अगर डायबिटीज का शिकार नहीं तो बिल्कुल 1/4 चमची शहद की भी डालनी। बिल्कुल। मैंने ये सुना है कि इसकी सफाई भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर आप लेके मार्केट से आते हैं तो डायरेक्टली यूज तो नहीं कर सकेंगे। हाँ, आई जस्ट टोल्ड यू ना कि इसको सबसे पहले वार्म वाटर में धो लें, इसको धो के उसके बाद छत पे रख दे, एक दिन वो धूप में सूख जाएगी, उसके बाद आप उसको ग्राइंड करें। सफाई तो ऑब्वियसली लाजमी है। और कमर कस के अलावा जिन लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आजकल बंदा कहता है, नहीं आप ऐसी नहीं, मैं हूं, जिन लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। वो बच्चे जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, उनकी बिनाई के लिए, उनके दिमाग में, क्योंकि देखा गया है कि इससे ब्रेन की कॉग्निटिव स्किल्स बेहतर होती हैं, तो इसलिए इसको सिर्फ ब्रैकेट नहीं करना फॉर फीमेल्स। यस, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर फीमेल्स, बट इट्स ऑल्सो वेरी गुड ओवरऑल। हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, आपकी तमाम दर्दों को एक किस्म से चूस लेती है। बिल्कुल ठीक है। अगेन ये तमाम चीज़ें जो हम बताते हैं ये हर्बल और नेचुरोपैथी में आती हैं। अगर आपको दर्द रहे तो आप प्लीज़ डॉक्टर से जाके मशवरा करें और अपने कमर का एक्सरे, MRI या जो भी वो कहते हैं वो जरूर। ओके, ना इसको किस तरीके से लेना है, यानी रोज लेना है? थोड़ा रोज मैंने कहा ना, 1/4 चमची विद मिल्क आप रात को ले लें, मोर देन इनफ है, दैट्स मोर देन इनफ। और उसको ज्यादा, कई लोग कहते हैं जी ज्यादा करो, ज्यादा मेरा तो ख्याल है कि 1/4 चमची इज इनफ, अगर आप रेगुलर उस पर रहें। डॉक्टर साहब, निहार मुंह सुबह लेने से तो फायदा नहीं, रात को सोने से पहले ही लें? इसका लिखा गया है कि रात को लें, ओके, क्योंकि उससे आपको देखिए जो आपका रेपरेटिव प्रोसेस होता है ना, बॉडी की रिपेयर चल रही होती है, वो रात के टाइम ग्रोथ हार्मोन्स, फलाना हार्मोन, वो सारे तब आ रहे होते हैं, तो बेहतर है कि तब आप लेटे भी होते हो, हिल भी नहीं रहे होते, तो उसकी जो है वो बार्मिंग इफेक्ट आ जाए उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक। मैंने हल्दी भी बताई है डालने की। बिल्कुल ठीक है। हल्दी को भी हम इतना अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, हालांकि हल्दी जो है, आपने गोल्डन मिल्क भी बताया था, रमजान की सहरी, और आप ये देखो कि ये इतनी अच्छी चीज है कि वेस्ट में इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, और हम
कहते हैं ये तो हल्दी है आम सी। इसको नहीं, उसको कमर कस को बोलते कमर, हैं। अच्छा कमर कस को, ओके। हाँ, अच्छा हम बात कमर उसकी कस। कर रहे थे ना, वो तो गोल्डन मिल्क आपने कहा ना, कि गोल्डन मिल्क को सोचते बंदा कौन सा सोने का मिल्क आ गया। इट्स दैट गुड कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, तो प्लीज़ फिर आपको नॉर्मल ये जो ऑफ द काउंटर मेडिसिन आप ले लेके अपनी वो जो किडनीज के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। बाय द वे, हाँ, जो किडनी पेशेंट्स हैं वो ज़रूर ये ध्यान कर लें, अपने डॉक्टर से पूछ लें कि क्या हम कमर कस गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अली, ऑब्वियसली सिंगिंग का एक ऐसा पैशन और आपका प्रोफेशन भी, और आपके घराना ग्वालियर घराने की तरबियत भी, आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है माशाल्लाह दैट यू आर फिट, तो अपना ख्याल रखते हो? लाइफस्टाइल का क्या आपका है? बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, और म्यूज़िक इज़ ए डिसिप्लिन एक्चुअली। ठीक है। और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आता है। और हम अगर कुदरत की निशानियों को समझें, खुदा ने रात सोने के लिए बनाई है, दिन काम करने के लिए बनाया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसके मुताबिक काम करता है। ठीक है। तो अगर आप कुछ भी एंटी नेचर करते हैं तो उसका फिर आपको पे ऑफ करना पड़ेगा ट्रू। कुछ अरसे के बाद जाके। सो आपकी आवाज़ की भी एक ताकत है, आपके जिस्म की भी एक ताकत है, तो आपको एंटी नेचर नहीं चलना और अपना ख्याल रखना है। वेरी गुड। अपने आप से मोहब्बत करनी है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, दैट इज, आई मीन, वेल सेड, स्पॉट ऑन, बिल्कुल एंटी सही। नेचर इज अ गुड वर्ड। दैट इज अ गुड। डॉक्टर साहब, टिप ऑफ द डे? टिप ऑफ द डे यही है, कमर कस के अंदर आपने हल्दी डालनी है और शहद का इस्तेमाल करें। आजकल जो नॉन डायबिटिक्स हैं वो ज़रूर यूज़ करें, बच्चों को ज़रूर दें। और एक और चीज़ के अमूमन हम भागते हैं पंजीरी और अलसी के लड्डू से, है ना। हाँ, हम कहते हैं वेट गेन हो जाएगा या ये हो जाएगा। अगर किसी के पास है कि कोई गांव वगैरह से आ जाता है या तो उसकी एक चुटकी ज़रूर रात को दूध के साथ ले लें, या आंवले का मुरब्बा जो है उसको धो के अच्छी तरह आंवले को वो दूध के साथ लें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और अली खवातीन नौज़त हमारे साथ अली रज़ा तवक्कुल मौजूद हैं। सो बहुत सारी क्लैप में, द स्टेज इज ऑल योर्स, आ जाइएगा। जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन किचन सेगमेंट में मौजूद हैं और अली रज़ा तवक्कुल ग्वालियर घराने के चश्मो चिराग 19वीं पीढ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक के बाद आप देख रहे होंगे, कोशिश मेरी हमेशा होती है एनर्जी रहे, आप लोगों की दुआएं और साथ चाहिए। लेकिन जब मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ और वो बच्चे जिनमें मुझे अपनी बेटी की झलक नज़र आती है, और मेरी बेटी की एज के जब बच्चे कुछ अचीव करते हुए नज़र आते हैं, तो यकीन जाने एक माँ होने की हैसियत से मैं और ज़्यादा पुरजोश और एनर्जेटिक हो जाती हूँ, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। और जब इन बच्चों में पॉजिटिविटी का जज्बा नज़र आता है, तो हम जैसे बुज़ुर्ग जो हैं इनसे सीखने का मौका और शर्फ हासिल करना चाह रहे होते हैं। मेरे सामने जो दो मेहमान शख्सियात बहुत मुअज़्ज़ज़ मौजूद हैं, कहने में इनकी उम्र जो है 12 और 14 साल गालिबन। 13, ये देखा इस्लाह की है, ये मैं होती तो मैं कभी भी ना कर पाती। 12 और 13 साल है। लेकिन स्पोर्ट्स की जब ख़वातीन ज़ात हम बात करते हैं, पढ़ाई का मैंने हमेशा ये बात की, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि पढ़ाई में आप अगर जितने भी मार्क्स ले लें वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन का, ख्वाह वो बच्चा हो या बच्ची, जो स्पोर्ट्स में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आउटस्टैंडिंग होते हैं, उन बच्चे बच्चियों का कॉन्फिडेंस पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा काम आता है। मेरे सामने जो दो मेहमान शख्सियात हैं, ये दोनों बहन भाई, अगर मैं ये आपको बताऊं, अंडर 14 लॉन टेनिस के चैम्पियंस हैं, पाकिस्तान नंबर 1 इंडिविजुअली खेलते हुए। और सबसे उम्दगी की बात यह है कि दोनों बहन भाई हैं, और जो बहन है वो गर्ल्स टीम को रिप्रेजेंट पाकिस्तान की करते हुए, और भाई बॉयज़ टीम को पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करते हुए, और चैम्पियन दोनों हैं नंबर 1। और हाल ही में अब ये जाने वाले हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे करते हुए। मेरे सामने मौजूद हैं बहुत ही प्यारी हाजरा सुहेल राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डार्लिंग? आई एम फाइन। अब गले नहीं मिलना आपने? हाँ, मुझे तो आप अनुषा जैसी लग रही हो बिल्कुल, इतनी मेरी प्यारी बेटी। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप तो इधर खड़े रहो ना, आप तो नंबर 1 हो भाई। आपने मुझे कुछ टिप्स देनी है और इधर आ जाइएगा। अच्छा जी, साथ ही इनके भाई मौजूद हैं, जो कि मैं एक दफ़ा फिर बताती चलूँ जी, अंडर 14 लॉन टेनिस चैम्पियन है पाकिस्तान नंबर 1। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राना अब्दुल रहमान साहब। सर आइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच बेटे, कैसे हो आप? ठीक हो? आ जाओ इधर आए। अगर मेरा बेटा होता तो आप जितना होता। हाँ ख़वातीन नौज़ात, ये दो हमारे ऐसे सितारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए, इनकी अचीवमेंट्स पे आइए एक नज़र।
ख़वातीन नौज़ात हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राना अब्दुल रहमान और हाजरा सुहेल। राना अंडर 14 लॉन टेनिस चैंपियन पाकिस्तान नंबर 1, दोनों बहन भाई, और सामने मेरे मौजूद हैं ख़वातीन नौज़ात। अगेन ख़वातीन की एम्पावरमेंट और बिलखसूस उन फील्ड्स में जिनमें बच्चों की तरबियत का अमल दखल हो और एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ हो। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी मौजूद मेहमान शख्सियत हैं जो बच्चों की परवरिश, तरबियत कैसे की जा सकती है एंड बीइंग एन एजुकेशनिस्ट किस तरीके से ये गाइड कर सकती हैं पेरेंट्स को और तमाम सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स को कि बच्चे की तरबियत बेहतर अंदाज से हो सके ताकि वो एक करामत शहरी बन सके। हमारे साथ मौजूद हैं खानम अंसा शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लॉन्ग टाइम है ना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है इन दोनों को देख के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और प्राउड फील हो रहा है ना? इनके साथ बैठना भी। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी इनके फादर का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है True. इनकी इस पर्सनालिटी को ऐसा डेवलप ही। करने के लिए, क्योंकि एक बच्चा जो है अगर कुछ सेलेक्ट करता है तो वो उसमें उसके वालिदैन उसके पौधे को जितना पानी अच्छे तरीके से देते हैं वो उतना ही अच्छा घना दरख्त बनता है। ऐसा तो ही। इन बच्चों के लिए मैं क्लैपिंग करना बिल्कुल, चाहूँगी, खास undoubtedly। तौर पर इनके वालिदैन के लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये तो कमाल है। अच्छा बेटे हाजरा, मुझे बताएं, आपके वालिद साहब बता रहे थे एंड ही इज योर कोच एज वेल, वो बता रहे थे आप लोग सुबह 5 बजे उठ के जाते हो ट्रेनिंग के लिए, क्या माजरा है भाई? जी बिल्कुल, हम सुबह रोज़ 4 या 5 बजे उठते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। माशाल्लाह। उसके बाद हम गाड़ी में जाते हैं टेनिस कोर्ट, और तब अंधेरा होता है। ओके, और फिर हम जब टेनिस कोर्ट पहुंचते हैं तब भी अंधेरा होता है एंड वी सी द सनराइज विद आवर आईज। रियली? Yes. रोज? यस। ओके, और कितने ड्यूरेशन का आप दोनों की ट्रेनिंग होती है सुबह के वक्त? My almost 2 hours, 5 to 7? 6 to 7। 6 to 7। और उसके बाद स्कूल भी आप जाते हो? जी, उसके बाद स्कूल जाते हैं। 8 से लेके 2 बजे तक स्कूल होता है एंड 2 बजे घर आके 3 to 4 हम फिटनेस करते हैं एंड आफ्टर 3 to 4 4 to 8 इज अ स्टडी टाइम। ठीक है, बिल्कुल सही। And in studies, we both study in PsyCAS. Okay. I'm in 8th grade, she's in 7th. एक्सीलेंट, And we both are brilliant in studies. माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। एक ही कैंपस में आप दोनों या अलग जी, अलग? PsyCAS Johor Town. ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं आऊंगी चक्कर लगाने, परसों आऊंगी। Okay. ठीक है, आपने हेलो वेव करना है मुझे। अच्छा आजा, मुझे ये बताओ नाउ, ऑब्वियसली देयर कुड बी सो मेनी स्पोर्ट्स, व्हाट इज लॉन टेनिस? थोड़ा सा आप पहले इसके बारे में बताइएगा। वी हर्ड अबाउट टेबल टेनिस, हमने दूसरी टेनिस के बारे में समझा है। लॉन टेनिस क्या डिफरेंट है बाकी टेनिस की कैटेगरी से? लॉन टेनिस जो टेबल टेनिस है उसका हम लोग ये कह लें बिगर वर्जन है। उसमें कोर्ट बड़ा होता है और आउटडोर होते हैं और रैकेट बड़ा होता है और बॉल भी डिफरेंट होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। आप बताएं। Lawn tennis is basically the bigger version ओके, of table tennis. Table tennis में आप टेबल पे खेलते हैं, लॉन टेनिस में आप बड़ा कोर्ट होता है, काफ़ी बड़ा। एंड लॉन टेनिस के लिए फिटनेस आपको टेबल टेनिस से 10 गुना ज़्यादा चाहिए। एग्जैक्टली, फिटनेस ज़्यादा चाहिए। आपकी ट्रेनिंग बताओ कैसे होती है? यानी कि जैसे ऑब्वियसली फिजिकल ट्रेनिंग तो होती है लेकिन अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता होगा। जी, डाइट में हम मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्ब्स हैं वो कम करते हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा लेते हैं, तो उससे ये होता है फैट कम आती है। ठीक है, बिल्कुल सही। यार इस एज के अंदर तो बंदे का दिल करता है होम डिलीवरीज कराने का, टेक अवेज का। कभी हाजरा दिल किया कि भाई मैं नहीं ये डाइट कर सकती, मेरे से ये रिजीम फिटनेस की कि मैं रोज़ सुबह 4 बजे या 5 बजे जा रही हूँ, फिर मैंने स्कूल करना है, कभी हुआ है ऐसा कि दिल करे कि नहीं? कभी कभी कह लें कि होता है कि दिल नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान नंबर 1 नाउ, ये जो टाइटल आपको मिला है और अब हाल ही में आप पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, बेटे बताओ उसके बारे में। On 10th of December, we have trials for the ATF under-14 team, and I'm 100% selected as I'm number 1 in Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने श्रीलंका जाना है in January for the tournaments। और उसके बाद मई में हमने जाना है मलेशिया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं कि, और एहसामुल हक भी आए हुए थे हमारे शो में, ही इज़ नाउ द टेनिस प्रेसिडेंट एज वेल, पाकिस्तान की जो फाउंडेशन के हैं। इंस्पिरेशन उनसे भी किसी ना किसी तरीके से हर स्पोर्ट्समैन से होती है, ज़रूरी नहीं कि वही स्पोर्ट्स हो तो आपको इंस्पायर वो करें। आप बताओ हाजरा। वो मुझे इंस्पायर करते हैं, उनके मैचेस देखती हूँ, उनके ओल्ड मैचेस, और मतलब कि कोचिंग टेक्निक्स उनसे लेते हैं और ऐसे। बिल्कुल सही। अली, आप बड़े गौर से दोनों बहन भाइयों की बातें, कैसा लग रहा है इनकी देखिए? आई एम लविंग देयर कम्युनिकेशन है ना? स्किल्स। ट्रू। कितना प्रिसाइज और एक्यूरेट है। ऐसा ही है। यार स्कूल में तो शोइयाँ होती होंगी भाई, मशहूर सेलिब्रिटी पाकिस्तान नंबर 1, सच सच बताओ, फ्रेंड सर्कल में यू मस्ट बी पॉपुलर इन द स्कूल? या इन द क्लास। इन द क्लास? या कैसे, क्या टीचर्स और फ्रेंड्स आपकी क्या कहती हैं?
they're like proud of me. They tell me they're proud of me, and they tell me that. बिल्कुल सही. What about you? I think the most popular guy in the whole school. Ooh, really? Yep. अच्छा, ओके. लड़ाइयाँ होती हैं कि नहीं? मुझे ऐसे शक पड़ता है कि लड़ाई होती होगी आप दोनों की. बहस लड़ाई होती है, दोनों की होती है. है ना? फिर मनाता कौन है? भाई मनाते हैं या बहन मनाती हैं आपको? मैं ही मोस्टली मनाता ये उन्हें शाबाश, क्लैप हो जाएगी. ये भाई बड़ा हो या छोटा हो, भाई ने ही मनाना होता है. बताइए जी जरा थोड़ा इन बच्चों के बारे में. एंड देन व्हेन वी सी खादिम जी कि बच्चों की तरबियत में पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे ये दो शाहकार हमारे सामने मौजूद है, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है. और मैं यहाँ पर ये चीज़ शामिल भी करना चाहूँगी, और मैं बहुत सबको ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इनके वालिदैन ने इनको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, इनको सपोर्ट दी, और इसके साथ साथ इनको कहा कि जो करना चाहते हो करो. ये एक बहुत ही अच्छा एक बिहेवियर होता है पेरेंटिंग का, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को अपने ख्वाब के साथ मिलाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनको प्रेजेंट करते हैं. जब हम बच्चों को कहते हैं नहीं ये नहीं करना अभी, क्योंकि ये बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, तो हमारे वालिदैन ज़्यादातर क्या करते हैं, नहीं पहले डिग्री कंप्लीट करो, बाद में अपने शौक़ को भी पूरा करते जाना. ट्रू. ये ना करो, वो ना करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ. ये तमाम चीज़ें बच्चे के कॉन्फिडेंस को भी कम करती है. अभी उन्होंने कहा कि इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बात करने का तरीक़ाकार और अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका का बिल्कुल मुख्तलिफ है. वो क्यों है? क्योंकि इन्होंने जिस माहौल में, जिस घर में, जिस तरह से तरबियत पाई है, वहाँ पर इनको किसी चीज़ से रोका नहीं गया. तो जब हमारे वालिदैन इस चीज़ को समझना शुरू करेंगे कि हमें अपने बच्चों के लिए उनके कॉन्फिडेंस को, क्योंकि एक की है आपकी पूरी पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस जो है वो एक की है. अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आप बात नहीं कर सकते हो, तो व्हाट इज द पॉइंट? आप किसी के सामने अपना डिसीजन नहीं रख सकते हो, आप अपना पॉइंट नहीं किसी के सामने रख सकते, आप किसी डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन सकते हो, तो समझ लो कि आपकी सारी डिग्रियां, आपका सारा कॉन्फिडेंस, वो जो है नॉलेज है, वो एक साइड पे चला. बिल्कुल ऐसा ही. तो जो की है वो है कॉन्फिडेंस, और पेरेंट्स को अपने बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आना चाहिए. बिल्कुल. कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक स्पीकिंग बच्चे में आनी चाहिए. कॉन्फिडेंस होगा तो पब्लिक स्पीकिंग डेवलप होगी. और आप देखें पूरी दुनिया में जितनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें को करिकुलर एक्टिविटीज के एक्स्ट्रा सीट्स और मार्क्स होते हैं. उसमें चैरिटी भी इन्वॉल्व है कि आपने कितना चैरिटी किया. हाई स्कूल्स में अमेरिका के अंदर बिलखसूस अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं तो वो समर में बच्चों को देते हैं कि जी ये चैरिटी वर्क आपने करना है तो इतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, विच इज, और वो उसमें वो कूड़ा भी उठा रहे होते हैं, फलां चीज़ कर रहे होते हैं. ओल्ड एज होम्स जो उनका ऑब्वियसली सोसाइटी का एक पैटर्न है. तो यानी कहने का मतलब है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं. क्योंकि देखिए जब भी आपने किसी बच्चे को उसके देखना है कि उसके जो है रिजल्ट्स आए हैं, उनके साथ उसकी पर्सनालिटी को भी देख रहे हैं. जब आप मैं छोटी सी स्टोरी यहाँ पे शेयर करूँगी. एक बच्चा था जो कि अपने घर से बहुत तंग था. वो अक्सर कहता था कि उसकी माँ कहती थी जब भी कमरे से बाहर निकलोगे लाइट ऑफ करके आओगे, किचन में पानी पी के आओगे, ग्लास यहाँ से उठाया वहाँ वापस रख के आओगे. वो बहुत ज़्यादा तंग था इस बात को लेके कि भाई मुझसे हमेशा ये काम क्यों करवाए जाते हैं. एक दफ़ा क्या हुआ कि उसको एक जगह से जॉब का कॉल आ गया. उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, कहा कि अब तो जॉब मिल जाएगी, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक अलग घर लूँगा, वहाँ पे रहूँगा, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूँगा. जब उस बच्चे ने वो इंटरव्यू के लिए गया, जिस जगह पे इंटरव्यू था, उसने देखा कि एक नल जो है वो टपक रही है, वो जाके उसको बंद करके आया. एक उसने देखा कि एक बास्केट पड़ी है, उसके पास ही कुछ कूड़ा करकट पड़ा है, उसने उठा के उसमें डाल दिया. बॉस की अंदर से कॉल आई और कहा कि बाकी सबको भेज दो, इस बच्चे को मेरे पास अंदर भेज दो. उसने कहा ना तो आपने मेरी सीवी चेक की, कुछ भी चेक नहीं किया, लेकिन मुझे जॉब मिल गई. क्यों? उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत अच्छा मैनेजर चाहिए था. तुम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, तुम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को मिसमैनेजमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम्हें जॉब जो है वो मिल चुकी है. वो जब वापस गया उसने जाके अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया कि आज आपकी वजह से मुझे ये जॉब मिल गई. बिल्कुल सही. तो जब हम अपने बच्चे को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे होते हैं, उनको कुछ चीज़ें बता, उनको एहसास जिम्मेदारी दे रहे होते हैं, वहाँ पर बच्चा जो है बहुत कुछ सीखता है. पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही है इंटरनेशनली. हाउ डज इट फील नाउ? यू आर गोइंग टू वेयर दैट ग्रीन ब्लेजर इंशाल्लाह. It feels good to represent my country. And inshallah I'll win something for. इंशाल्लाह. मेरी भी दुआएं, हम सब की दुआएं होंगी. बताओ बेटे. It feels actually really good. और I'm proud कि I'm presenting Pakistan and inshallah I will win for Pakistan and make Pakistan proud. बिल्कुल सही. फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं जल्दी से बताओ. एक्टिंग की अगर ऑफर आ गई फिर
हमारे तो आ जाती है भाई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को, क्या करोगे फिर? एक्टिंग तो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक्टिंग मॉडलिंग में कर लेंगे। यस, मॉडलिंग के हो सकता है, देखा मैंने लेकिन पकड़ लिया। मोस्टली आई विल गो फॉर टू प्ले ग्रैंड स्लैम्स। एक्सीलेंट। ये एक्टिंग वगैरह तो पार्ट टाइम, ठीक है, लेकिन मैंने जो मेरा एम जो है एम आपका है ना, वो ग्रैंड स्लैम वो है। ग्रैंड स्लैम है। बिल्कुल ग्रैंड ठीक। स्लैम जीतना। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह। रोशन करना। बहन का ख्याल रखोगे? आप दोनों जा रहे हो, ये बताओ। जी इंशाल्लाह रखूंगा। नहीं रखा तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं अभी नंबर आपको दे देती हूँ, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ओके। थैंक यू सो मच डार्लिंग्स। आज एक दफ़ा फिर गले मिलते हुए मुझे इसको देख के अपनी बेटी अनुषा याद आ रही है, वो भी घर में इस वक्त। आज बेटे बेटों को हम सर पे हाथ फेरते हैं। अल्लाह ताला आपको दोनों को बहुत तरक्कियाँ कामयाबियाँ दे। खानम जी थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो ज़ात, ये हमारे मुल्क का वो असासा इंदराज है बेटे, और जितने भी बेटे बेटियाँ और बच्चे बच्चियाँ यंगस्टर्स पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, करें, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये दोनों ऐसी उम्दा मिसालें हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। जल्दी से पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग हमारी टीम, हमारे मौजूद मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन और अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें एक ऐसी मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया जिनको हम मेहमान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अपना आप मनवाना, अपना नाम बनाना और एक मुनफरिद मकाम बनाना, एक ऐसा नाम कि जब लोग आपका जिक्र करें तो इज़्ज़त और एहतराम के साथ करें। जब हम सुनील सरफराज मंच की बात करते हैं तो आई पर्सनली से एज अ फ़ैन एंड वी ऑल अग्री टू दैट कि सुनील सरफराज मंच ने एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप को इंट्रोड्यूस कराया, गाड़ियों की जो ख़रीदारी और बेचने का, सादा ज़बान में अगर मैं कहूँ, उसको ऐसा ग्लैमराइज कर दिया सोशल मीडिया पे कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री बन की कि करते 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 इन्होंने ट्रेंड सेट किया। फिर हम जब इनके यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ, इनका ये ख़ास हुनर, इसमें इनकी तरबियत, अच्छी सोहबत और इनकी वो डिग्रीज़ हैं और फिर इनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है जो सामने आती है। वी आर वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके अपने सुनील सरफराज मंच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। आई डोंट थिंक आई डिजर्व दैट, बट एंड इनके तारुफ में ये भी कि बहुत आजी और इनकसारी से काम लेते हैं। यू आर टू हम्बल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इनकी अचीवमेंट्स पे कुछ नज़र डालते हुए आइए एक नज़र। ख़वातीन हज़रात, वी हैव विद अस द वन एंड ओनली आपके अपने सुनील सरफराज मंच। नाउ सुनील साहब, वील स्टार्ट ऑफ ऑब्वियसली पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान मदर इंस्टीट्यूट, और मैंने आपके वीलॉग्स में भी और जितना सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी मैंने आपके जितने इंटरव्यूज़ देखे हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, आपका बड़ा एक अपने रूट्स के साथ और कल्चर के साथ एक बड़ा, और फैमिली को जिस तरह आप फैमिली का जिक्र एहतराम के साथ करते हैं। फिर पीटीवी एक मदर इंस्टीट्यूट है। पीटीवी के साथ जो आपका एक ताल्लुक, आप प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बता रहे थे, ये आज पहली बार आप नहीं आ रहे, ये जर्नी कब हुई थी आप? मैं भी आते हुए बता रहा था कि एक लाहौर शहर में रहते हुए आई हैव बीन टू गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो, तो मैं जब गुजरता था डेली तो जो कहते हैं ना, अपने पूरे हेरिटेज और अपनी रूट्स को देखते हुए जाते थे। एंड पीटीवी स्टेशन वाज आल्सो वन ऑफ देम। और मैं स्कूल, बल्कि कॉलेज से भी पहले स्कूल के दौर में बचपन में एक गेम शो था, उसके लिए आया था पीटीवी, एंड एज दैट वाज बैक इन 1990। तो आज मैं तकरीबन आप समझ लें 35 साल बाद आया हूँ। एंड वही सेम बिल्डिंग, वही कॉरिडोर्स, वही स्टूडियो का जो एक ऑरा था, वो आपको ऐसे लगा कि आप एक मेमोरी लेन में जो है ना वो जाते रहे हैं।
और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आज के दौर में जहाँ पे हर चीज़ जो है ना एक डिस्पोजेबल बनती जा रही है, बीइंग कनेक्टेड टू योर रूट्स इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। True. और अगेन कोई भी फील्ड हो, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने किसी को भी देखना हो, गैस करना हो, किसी नेशन को भी देखना हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि अपनी हेरिटेज के साथ क्या करें। बिल्कुल तो आई थिंक इन दैट सेंस जहाँ पे भी एक रेस है कि कौन सा चैनल क्या कर रहा है, पीटीवी को एक चीज़ क्रेडिट जाता है कि वो भी हमारे हेरिटेज से क्लोजेस्ट जो है, और बहुत सी ऐसी नॉन कमर्शियल एक्टिविटी जो कि आम चैनल नहीं करेगा वो करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनाम जीते थे गेम शो में कि नहीं? गेम शो में इनाम जीता था, आंसर गलत था वैसे। वो पेंडुलम का कोई टाइम बताना था, वो मेरा ख्याल है मैंने 1/2 कह दिया था, वो होस्ट भी मेरा ख्याल है उन्होंने कहा बड़े कॉन्फिडेंस ने कहा, तो मिल गया था मुझे। ये जो कॉन्फिडेंस है ये खुदादात है वक्त के साथ साथ, बिकॉज आई सी दैट एंड ये मैं नहीं कहती, सब कहते हैं और मानते भी हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना दैट इज़ वेरी यूनिक, ये इंस्पायर करता है लोगों को। आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। मैं हमेशा बचपन में एक चीज़ सुनी थी और देखी भी है कि जब आप सच बोल रहे होते हैं तो वो हर दफ़ा एक ही होता है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो रिपीट होता है। सो आज तक हमने जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस किया, मैंने कभी कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं बनाया। सो जो भी चीज़ है एट स्पर ऑफ मोमेंट होती है, जो आपके दिल से बात आ रही होती है वो डायरेक्ट हो जाती है और फिर उससे लोग कनेक्ट कर जाते हैं। दूसरी चीज़ अगेन यही होता है कि जब लोगों को पता है कि हमारे जैसा आदमी है, ये सांस भी लेता है, इसको परेशानियां भी आती हैं, खुशी भी है, गम भी है। सो जो एक आम तौर पे कॉन्सेप्ट होता था ना लोगों का कि जी एक बंदा जो है वो एक हीरो है, उस तक आप पहुंच नहीं सकते, वो हमेशा परफेक्ट होता है। सो सोशल मीडिया ने वो एक चीज़ चेंज की है कि अगर आप किसी को फॉलो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, डजंट हैव टू बी परफेक्ट लाइफ। उसके साथ खुशी भी है, गम भी है, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी। फिर स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज दैट कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है ना वो बड़ा अगर स्ट्रांग होगा और आप इंटेग्रिटी को नंबर 1 रखेंगे तो यू विल सक्सीड इन लाइफ। ट्रू, बिल्कुल सही। जिस दौर में आप पीटीवी में आए और वो वाहिद चैनल पीटीवी, उसमें तो एक झलक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे आती थी तो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते थे, लोग पहचानना शुरू हो जाते थे। तो जब आप जीते, गेम शो में आए, उसके बाद जीत भी गए, तो आपके तो घर वाले और इर्द गिर्द जितने भी आपके कॉलेज फेलोज होंगे वो तो हैरान नहीं हो गए होंगे? उस जमाने में आई थिंक एक तो वही बात है, स्कूल का जमाना दैट इज 90s। ठीक है। तो एक तो सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था और एक ही चैनल था, उस पर भी मुझे याद है वो जब हम गए थे, पता नहीं आज नहीं मुझे मिल रहा कहीं आर्काइव में, कहीं ना कहीं उस जमाने में संभाल के रखा था टेप के ऊपर लेके बड़ी मुश्किल से। बट वो बड़ी पुरानी बात होगी। बट जनरली ये है कि मेरे ख्याल से उसके बाद टाइम चेंज हुआ और अब तो इतना क्लटर है कि उसमें आपको स्टैंड आउट करना एक तरफ से इजी भी है और एट द सेम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल नहीं, तब मशहूर हुए, लोगों ने पहचाना कि भाई तुम आए थे गेम नहीं, शो। उस टाइम पे ना बल्कि मासूम से इंसान होते हैं स्कूल के ज़माने में, ना किसी को पता लगा ना हमें पता लगा, बस खुश होके इनाम लेके आए थे। वो एक कैलकुलेटर मिला था, वो हमने बड़ी शो मारी थी स्कूल में ज़माने के, इनाम मिला तो बस उस टाइम की वो एक जो कहते हैं ना दैट वाज आवर ऑफ फेम समझेंगे, उसके बाद नहीं था उतना। बिल्कुल सही। ये जो और ये सवाल हर कोई पूछता है, लेकिन हम अपने ख़ास अंदाज से हमारे व्यूअर्स के लिए, पीटीवी और वीकेंड एट होम के व्यूअर्स के लिए, ये जो सफ़र रहा है सुनील सरफराज मंच का, जो अब नाउ अगर मैं कहूँ एम्पायर आपने अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी की, एंड यू आर अ ट्रेंड सेटर नाउ स्पेशली ऑन सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल। ये सफ़र, इसका आगाज़ कैसे हुआ? इसमें दुश्वारियाँ भी बहुत आई होंगी, आप खुद बताते हैं इंटरव्यूज़ में कि इवन आपके अपने घर वालों की तरफ से भी रेजिस्टेंस तो नहीं, लेकिन कहा ये काम तासुर था कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो? सही। सो द जर्नी स्टार्टेड बैक इन 2003 जब पार्क व्हील्स बनाई गई थी, और पार्क व्हील्स बनाने का मकसद जो था बेसिकली वाज टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल कार्स। सो बैक इन 2003 उस टाइम पे प्रिंट में गाड़ी बिकती थी, कहीं मतलब कोई सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, तो बाय दैट मीडियम वी वर द फर्स्ट सोशल मीडिया वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे लोग आते थे, लाइक माइंडेड लोग गाड़ी के बारे में डिस्कशन करते थे। और गाड़ी के बारे में हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसा शौक है कि कोई बंदा विटी हो, सीरियस हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इट्स कॉमन अक्रॉस द प्रोफेशन एंड ऑल्सो अक्रॉस द जेंडर, मतलब खवातीन हो, बच्चे हों, लड़कियाँ हों, मर्द हों, सबको पसंद होती है। तो उसकी वजह से एक बड़ा अर्ली जो है मोवर एडवांटेज मिला, काफ़ी लोग एकदम इकट्ठे होना शुरू हो गए। देन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा मकसद ये था कि रेवोल्यूशनाइज करना है, तो हम उसको ऑनलाइन पे ले गए, ऑफलाइन से, ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन लाए, ऑनलाइन के बाद सबसे बड़ा इशू ये होता था आपको अपनी गाड़ी के बारे में कम पता है, मुझे ज़्यादा पता है, देयर वाज एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसको मिटिगेट करने के लिए वी कम अप विद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस पाकिस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने शुरू की। सो आपको कोई भी गाड़ी लेनी है आप इंस्पेक्शन करा सकते हैं, यू गेट अ डिजिटल रिपोर्ट ऑफ 200+ पॉइंट। उसके बाद वी डिडंट स्टॉप देयर, हमारा जो कंज्यूमर से कनेक्ट था वो एक तो रखा, और वो जो भी शुरू में कह रहे थे कि सेलिब्रिटी, तो वी आर नो सेलिब्रिटी, हम लोगों के साथ मिलते हैं, रहते हैं, एंड वी आर अ कम्युनिटी, और इसी वजह से आपको पता लगता रहता है कि लोगों के क्या पेन पॉइंट्स हैं। ट्रू। तो उसको हम आइडेंटिफाई कर करके ओवर दिस 21 ईयर्स, लोगों को शायद लगता है ओवरनाइट सक्सेस है, तो इट्स अ जर्नी 21 साल की, ओवर 21 ईयर्स। सो पार्क व्हील्स वाज फॉर्मड इन 2003, अब 21 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला ब्रेक थ्रू जब आपने रियलाइज़ किया कि ये जो मेरी काविश है या जो ये स्ट्रगल है ये रंग लेकर आ रही है,
पहला ब्रेक थ्रू ये था कि हम 2003 में बने थे, 2008 या 9 में हमने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मशहूर अखबार में ऐड देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जी आप हमारा कंपटीशन है। एंड आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा हम तो बचपन से इस अखबार को यहाँ देखते आए थे कि ये चीज़ है। सो ऐसे जैसे टीवी चैनल को कोई मुझे कहे कि जी मैं पीटीवी पे ऐड दूँ, कहें नहीं तो मेरा कंपटीशन, तो मैं कहूँगा यार मैं कामयाब हो गया। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टैप ऑन द शोल्डर बैक इन 2008 व्हेन वी ट्राई टू गिव एन एड इन अ न्यूज़पेपर व्हिच इज द टॉप न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी आप हमारा कंपटीशन, हम आपका ऐड नहीं लेंगे। सो दैट डे आई रियलाइज आई एम डूइंग समथिंग राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हमने आपके सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, फॉलो हम आपको करते हैं, रैलीज में जो आप एक इनपुट भी अपनी देते हैं, उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ा सा इस ट्रेंड के बारे में भी बताइएगा, जिनको ड्राइविंग का शौक है, या एंड देन करेक्ट भी, मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, जहाँ पे रेसिंग का जिनको शौक है उनके लिए भी कथासिस एक हो जाता है। कोशिश हम ये करते हैं, देखिए पाकिस्तान में ना मैं हमेशा कहता हूँ कि 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं कि हम लोगों को एक तो उनके जाने के बाद लेजेंड बनाते हैं, सही, जब कोई जिंदा हो तो हम उसकी अप्रिशिएशन नहीं करते। इसी तरह कई स्पोर्ट्स ऐसी हैं जब कोई जीत के आ जाता है तो हम कहते हैं हाँ ये पाकिस्तानी है, लेकिन उसकी जीत के अंदर हमारा रोल नहीं होता। तो मोटर स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वन ऑफ दोज, बड़ी निगलेक्टेड स्पोर्ट्स है, दुनिया में वन ऑफ द 10 स्पोर्ट्स में आती है। हमारे मुल्क में वो एक दिन का फेम होता है, जिस दिन आप वो रैली हो रही होती है, आप हर चैनल पे देखेंगे चमचमाती गाड़ियाँ पहुँच गई, ये हो गई, वो हो गई, वहाँ पे जो लोग होंगे वो तस्वीरें भी खिंचा लेंगे और एक दिन का उनको फेम मिल जाएगा। अगले दिन अगर वो गाड़ी अपनी प्रिपेयर करते हुए या कहीं भी उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास जगह ही कोई नहीं है। सो इट्स द मोस्ट अंडररेटेड स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। मैंने ये कोशिश की है कि पिछले 5 से 8 सालों में कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में लेके आऊँ और लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये जो 10 या 12, ये अब तो खैर 5 रैलियाँ होती हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर हम रेसर्स की बात करें सो इट्स अ क्लोज फर्टिनिटी ऑफ लाइक 50-60 पीपल। हम वही 50-60 लोग हैं जो हर जगह जाते हैं। ठीक है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा जो मकसद होता है कि वहाँ पे जाके जीतना या पार्टिसिपेट करना, मेरे से सारे बेहतर होंगे वो लोग। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे पास जो टैलेंट है या मेरे पास जो ऑडियंस है, मैं उन तक इन लोगों की आवाज़ पहुँचाऊँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या काविश कर रहे हैं। एंड आई थिंक आई एम सक्सेसफुल इन अ वे। अगर हम आज पाकिस्तान का रैली सीन देखें तो उसमें जो यंगस्टर्स हैं जो कि मतलब अंडर 30 हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक। सो ओवर लास्ट पास 5-10 ईयर्स बहुत से नए चेहरे आए हैं और बहुत जो रैली मोटर स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर है वो काफ़ी फ़रोग पा रही है। बिल्कुल सही। एक दौर ऐसा था हम कहते थे कि बच्चियां या खवातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं है, अब तो हम अच्छी ड्राइवर्स हैं ना। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइवर है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक फैमिली है, सो हमारे दोस्तों की बेटियां, हमारे दोस्तों की बहनें, इट्स ऑल लाइक अ फैमिली। और वहाँ पे आप जाए तो इट्स अ वेरी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स, खवातीन की कैटेगरी अलग है और उनको सपोर्ट करते हैं सारे एक दूसरे को, एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी। बिल्कुल सही। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक आम तासुर होता है, हमेशा से रहा था, अब तो खैर चेंज होना शुरू है माइंडसेट के। सड़क के ऊपर अगर गाड़ी गलत चलाई जा रही है तो ये खातून चला रही होगी या लड़की चला रही होगी। अच्छा, मैं एग्जैक्ट उल्टा कहता हूँ। मेरा हमेशा कहना ये कि खवातीन आर मोर रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स एंड दे आर बेटर ड्राइवर्स। अगर आप एक्सीडेंट की रेशोज भी निकाल लें वो कम होगी। एंड मैं हमेशा हर जगह ये कहता हूँ कि मैं तो खवातीन की ड्राइविंग का इसलिए सबसे बड़ा दाई हूँ कि मैं जब स्कूल कॉलेज जाता था तो मेरी वालदा मुझे छोड़ती थी। उस जमाने में बड़ा एक नाइव कॉन्सेप्ट था कि खातून गाड़ी चला रही है, लेकिन अगर मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ तो मेरी अपनी सारी एजुकेशन एट स्टेक आ जाती है। एंड आई थिंक खवातीन का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और आगे आने वाले सालों में भी जो है ना खवातीन का जो 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल्स और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर यूजेज है, उनकी इंडिपेंडेंस में और हमारी इकोनॉमी के मूव करने में मेरा ख्याल है बड़ा डायरेक्ट कोरिलेशन। ट्रू, आई टोटली एग्री। बच्चे जो हैं, लड़के बिलखसूस, व्हेन दे आर ग्रोइंग अप तो डिंकीज का शौक होता है, एक्शन फिगर्स का शौक होता है। क्या ये वजह है आपको गाड़ियों का बचपन से शौक हुआ, या किस चीज़ ने या किस शख्स ने आपको इंस्पायर किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहला स्टेप तो डिंकीज होते हैं, एंड द सेकंड थिंग आई थिंक इट्स व्हाट आई इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर। सो जब हम छोटे भी होते थे तो मेरे वालिद साहब एक ही गाड़ी 2 या 3 कलर्स में रखते थे, उनको शौक था। एंड ही यूज्ड टू इंपोर्ट कार्स कि जी एक ही गाड़ी है वो 3 कलर में है, एक ही ब्रांड है, मेक है, हाँ जी, बट डिफरेंट कलर्स में रखते थे। और सिंस माई चाइल्डहुड समबडी वाज आस्किंग मी जी आपको ये सफ़र कैसा लगा, मैंने कहा जी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं अगर अपना सोशल स्टेटस देखा जाए तो मैं नीचे लेके गया हूँ, ऊपर नहीं लेके गया। सो आई हैपन टू इनहेरिट दिस फ्रॉम माय फादर, और उनको बहुत ज़्यादा शौक था, आज भी है। और हर गाड़ी जो मैं लेता भी हूँ उसको भी बड़ा देखते हैं और उससे पहले भी, यानी मैं अपने बचपन से, सो आई वाज द ओनली वन ऑफ फ्यू पीपल इन गवर्नमेंट कॉलेज में था, मैं अपनी क्लास में गाड़ी लेके आता था। फिर मैं यूनिवर्सिटी लाम्स गया, तब भी बहुत कम लोग थे। तो I've been fortunate enough that my father has always provided me with the best, which I cannot afford on my own, but he always provided me. बिल्कुल सही। आप अपनी गाड़ियों का खुद ख्याल रखते हैं? हमने देखा है और सुना है कि गाड़ियों की सफाई, धोना, यानी जैसे किसी अपने का ख्याल रखना है। वरना हम लोग तो चीज़ें हैं ना, गैजेट्स समझते हैं, फ़ोन है बस ठीक है, गाड़ी है बस ठीक है, लेकिन गाड़ी की ओनरशिप
जिस तरीके से आप लेते हैं, इज इट ट्रू कि आप खुद ही गाड़ियों का ख्याल रखते हैं, सफाई वगैरह उसको जी जी, धोना? आई एम अ ट्रू बिलीवर दैट मैं गाड़ियों के ह्यूमंस की तरह रहता हूँ. सो इट्स नॉट अ थिंग फॉर मी, इट्स अ ह्यूमन. सो आई कैन सिट एंड इंटरेक्ट टू अ कार फॉर लाइक आवर्स. सो ये मेरी डेली रूटीन है कि आई बिफोर गोइंग टू ऑफिस आई एटलीस्ट स्पेंड 2-3 आवर्स वॉशिंग माई ओन कार्स. मैं किसी से नहीं धुलवाता, खुद साफ करता हूँ. एंड इनफैक्ट ऑल द रिव्यूज आई डू, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिव्यूज जो है ना वो कंप्लीट नहीं अगर मैंने उस गाड़ी को धोया नहीं, मैंने उसे कम्युनिकेट नहीं किया, आई हैवंट टॉक टू दैट कार. Okay. सो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय पर्सनालिटी. जवाब क्या आता है गाड़ियों से? दे टॉक टू यू, दे मेक यू हैप्पी. Really? हाँ जी, मेरा ख्याल है दे द बेस्ट फ्रेंड. वो आपको कभी धोखा नहीं देते. मशीन से कभी धोखा नहीं I will try that now after देती. You this should show. try, you should try. I will, yes, and I totally agree. और मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि मैं खुद ड्राइव जब करती हूँ गाड़ी, तो गाड़ी में अपना कंफर्ट जोन, म्यूजिक आपकी पसंद का हो, यू हैव द कंट्रोल, एंड देन इफ यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, वो कथासिस जो है ना, दैट इज द बेस्ट फीलिंग, जो अगर आप नहीं अभी तक समझ सके, समझेंगे तो यू विल रियलाइज दिस. नाउ हम देखते हैं कि आपका जो ये पूरी एम्पायर है, आप इसको ग्लोबली भी शिफ्ट कर रहे हैं, लेके जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा. हम लोगों ने पाकिस्तान में जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी पहले बाहर चले जाओ. तो वी टुक लाइक 21 ईयर्स टू मास्टर दिस कि हमने क्या करना है, और हम बहुत ज़्यादा जगह अपने पाँव नहीं फैलाए. हमने पाकिस्तान के अंदर ही उसको मास्टर किया फील्ड में. अब हमें ये लगता है कि पूरे रीजन में, जैसे मैंने आपको बताया कि वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन. तो रीजन में बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं हमसाए मुल्क से लेके यूएई तक जो कि हमसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, हमारी चीज़ों को कॉपी कर रहे थे. तो वी थॉट दैट इट्स द राइट टाइम. सो इसी महीने इंशाल्लाह ताला वी आर लॉन्चिंग इन यूएई आल्सो विद द नेम अरब व्हील्स. सो पाक व्हील्स की तरह अरब व्हील्स टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमें सारा बैक एंड पता है. सो वी हैव नॉट इम्पोर्टेड एप्स फ्रॉम एनीबडी, वी हैव मेड इट ऑन आवर ओन. सो वही सारी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो उसको लेके अब हम लोग यूएई में जा रहे हैं, और लेट्स सी कैसा होता है. बिल्कुल सही. फ्यूचर वर्ल्ड में कहा और माना और जाना ये जाता है, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इलेक्ट्रिक कार्स का दौर आने वाला है, आ भी चुका है इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान में इसको अभी भी इस पे क्वेश्चन मार्क होता है. जिनके पास इलेक्ट्रिक कार होती है, मजाक उड़ाया जाता है कि आप मोटरवे पे जाएंगे तो भेरा से पहले ही वो गाड़ी बंद हो जाएगी, गो के अब उधर भी स्टॉप्स बन चुके हुए हैं. लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का क्या फ्यूचर है? अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर मुझे इतना ब्राइट नहीं लगता जितना लोगों को लगता है. Okay. हैविंग सेड दैट ये नहीं है कि मतलब मजाक उड़ाने को. इशू ये है कि हमारे यहाँ पे लोग गलत स्टैंडर्ड सेट करते हैं. इलेक्ट्रिक कार्स हो जाएं या हाइब्रिड कार्स हो जाएं, एज अपोज टू इंटरनल कंबशन इंजन को आईसी इंजन बोलते हैं, इनका मकसद ये है कि ये सिटी कम्यूट के लिए बनाई गई हैं, एफिशिएंसी के लिए बनाई गई हैं. सो हमारे यहाँ पे जो लोग पहला पैरामीटर कहते हैं जी लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच जाती है, वो वैसे गलत है. बट यू राइट, लोग यही करते हैं. बट अब काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जिनकी रेंज इतनी कंफर्टेबल है कि विद अ सिंगल स्टॉप एंड 10 मिनट्स ऑफ चार्जिंग यू कैन इजीली रीच इस्लामाबाद, जो कि हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड था. लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क में उतनी नहीं होगी जितनी ग्लोबली थी. ग्लोबली उन्होंने कहा जी बाय 2030 ख़त्म हो जाएगी. अब कई ऐसी कंपनी है जिन्होंने उसको थोड़ा रोल बैक करना शुरू कर दिया. मेरे ख्याल से इट्स फिनोमिना कि जो रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक कोई नया फिनोमिना नहीं. आज से 100 साल पहले भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई थी, ख़त्म हो गई, अभी भी आ रही हैं. रेंज एग्जाइटी बहुत चीज़ है, नेटवर्क इफेक्ट नहीं है. इफ़ यू बाय अ कार देयर इज नो चार्जर. आप चार्जिंग स्टेशन वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं देयर आर नॉट इनफ कस्टमर. तो आई थिंक गाड़ियों के लिए तो दे आर टॉयज फॉर बिग बॉयज़ वाली बात है. बट अगर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आना है तो दैट विल कम थ्रू 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो 2 व्हीलर्स हैं उसमें ये रेवोल्यूशन इज़ अक्रॉस द कॉर्नर, और आने वाले 1-2 साल में आपको नज़र आएगा कि जो 2 व्हीलर्स हैं उसमें काफ़ी कन्वर्जन होगी. बिल्कुल सही. बाइक्स का शौक कॉलेज लाइफ में हैवी बाइक्स का रहा हो शौक? लड़कों को तो होता है आमतौर पे. कॉलेज लाइफ में शौक रहा, लेकिन आई वाज नॉट इवन अलाउड टू सिट ऑन अ स्टैटिक बाइक. लेकिन मैंने वो शौक अपना पूरा किया. कॉलेज लाइफ में नहीं किया. 2012 से लेके 16 तक कई बाइक्स रखी, हैवी बाइक्स रखी, सारी रखी. लेकिन फिर 2016 में पहले वालदा ने मना किया था. अच्छा. उसके बाद छोटी वालदा मेरी बेटी जो है, ठीक है, अच्छा, उसने मना कर दिया 2016 में. तो उसके बाद फिर छोड़ दी. बट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग, जिसमें मैं आपको बता रहा था, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं बिकॉज दे आर सेफ. एक तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरा उनमें ऑटोमेटिक हैं, गियर्स की इतनी झंझट नहीं है. एंड थर्डली आई एम अ ट्रू बिलीवर कि वो जो उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट है, दे आर गुड, दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, एंड दे कैन टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ लेसर टाइम देन अ कार. तो इसलिए मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ. बिल्कुल सही, ट्रू. हम अक्सर वीलॉग्स में व्लॉगर्स के देखते हैं, फैमिलीज आती हैं, हर किसी का अपना एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, विच इज़ वेरी गुड. हमने आपकी फैमिली को कभी देखा नहीं है, जिक्र ज़रूर सुना जिस तरह आप बोलते हैं. इज़ इट योर स्कूल ऑफ थॉट के वो ना आए स्क्रीन पे, या उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, या इट इज़ जस्ट समथिंग जो बस है इसी तरह की? आई थिंक मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी कुछ कर रहा है. ठीक है. सो आई एम नोबडी टू डिस्करेज एनीबडी के कोई फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, कोई डेली व्लॉगिंग कर रहा है. आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ व्लॉगर फर्स्टली. सेकेंडली आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर एट ऑल. थर्डली आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी एट ऑल.
तो मैं तो बड़े एक जो कहते हैं नॉलेज बेस्ड वो कर रहा हूँ। ये ऐसे ही है कि आप किसी टीचर से पूछें कि जी आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को क्यों नहीं लेके आते, टीचर कैन ऑलवेज कम अलोन और वो आपको टीच कर सकता है। सो मुझे ये लगता है कि मेरा रोल जो है वो एक टीचर वाला है। मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ गाड़ियों के बारे में, अपनी यंग जनरेशन को बता रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं एज अ ड्राइवर ऑन रोड। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको नहीं आना, या आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल बाय देयर कार्स एंड मेक देयर डिसीजन। सो जो मैंने आपको रोल बताया था हमारी कंपनी में, तो रोल हमारा बेसिकली गोल है, द गोल इज टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल कार्स। आई डोंट थिंक शोइंग माय फैमिली वुड इम्प्रूव एनीथिंग ऑन दिस वो। और मैं अगेन बिलीव इस चीज पे करता हूँ कि आपका जो टैलेंट है वो होना चाहिए जो कि आपकी स्ट्रेंथ है। सो माय स्ट्रेंथ इज नॉट माय लुक, my strength is not my face, my strength is the information I'm giving. बिल्कुल सही, and I stick to that. बिल्कुल सही। आपका एक खास अंदाज है जिसमें कैजुअलनेस है, अलर्टनेस नहीं है। आप जो सोच रहे होते हैं, जो फील कर रहे होते हैं, आप बोल देते हैं। उस पर तनकीद भी होती ज़रूर होगी इस कैजुअलनेस में। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? आप और आपने फिर चेंज भी नहीं अपने आप को किया। जी जी, वो बढ़िया होती है तनकीद, बट मैं उस लिहाज से बड़ा थिक स्किन्ड हूँ। मैं आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर कि जो है ना, जो चीज़ आपके नसीब में वो आपको मिल के देनी है, ना वो वक्त से पहले मिल सकती है ना ज़्यादा मिल सकती है। सो वो शोहरत हो, पैसा हो, लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी हो, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें मेरा कोई ख़ास हाथ है। अगर आज मैं मशहूर हूँ तो मैं अक्सर सोच रहा हूँ कि ये अल्लाह का कमाल है, मेरे से बहुत ज़्यादा % लोग और बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग सड़कों बेचारे रुल रहे होंगे। तो ये अल्लाह की देन है। तो मैं ना तो उस पर ज़रूर करने वाला कोई हूँ, ना मैं उसको इम्प्रूव करके कोई बहुत चीज़ अच्छी कर सकता हूँ। तो इट्स अल्लाह की तरफ से जब है तो मैं उसको कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। इसलिए कोई उस पर उंगली उठाए तो जब तक मेरा मुझे जलील नहीं करना चाहता तो वो नहीं कर सकता, जब तक वो मुझे इज्जत नहीं देना चाहता कोई दे नहीं सकता। तो इसलिए मैं लोगों की बातें ना सुनता हूँ, ना इधर से सुनता हूँ ना इधर से निकालता हूँ। मैं उसको आई डोंट पे अटेंशन टू इट। बिल्कुल सही। यस, इफ इट्स अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जिस तरह कई लोग कहते हैं जी आप बहुत स्पीड में बोलते हैं, समझ नहीं आती, आई ट्राई टू कंट्रोल दैट। ठीक है, उसका जवाब मेरे पास ये, क्योंकि मुझे भी एक ज़माने में लोग कहते थे कि ये भी तो हो सकता है कि हमें मालूम है हमने क्या बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो अगर ये हमें मालूम हो, हमारे कैमरामैन भी हंस रहे हैं, तो इसको इस तरह भी देखा जा सकता है। इफ यू नो, इफ योर माइंड इज वैसे भी क्लियर। देखें ना, लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन कम है, अब तो अंगूठे पे दुनिया आ गई है। सो इफ यू आर टॉकिंग वेरी स्लोली दे विल जस्ट स्किप यू। तो आपको लोगों के साथ कनेक्ट भी रहना है, उसमें है। बट मैं अब जनरली मैं बता रहा हूँ कि वन हैज़ टू बी वेरी थिक स्किन, बिकॉज जो है ना ये सोशल मीडिया और उस पर जो ट्रोलिंग होती है दैट रियली अफेक्ट्स पीपल। बिल्कुल सही। बट आई एम रियली थिक स्किन्ड, इफ एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई दे कैन ट्राई, आई एम नॉट अफेक्टेड। आई एम प्रीटी मच श्योर, और कोई करे ट्राई तो आप मुझे बताइएगा, मैं देखना चाहूंगी। नहीं करते रहते हैं लोग ट्राई, बट उससे इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल सही, वेरी वेल सेड, दैट्स वेरी गुड। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के गाड़ियों की भी रिव्यूज़ हम आपके सोशल मीडिया के चैनल पे देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो जो इंटरेक्शन है, जिस तरीके के साथ वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा है अब तक? अच्छा, मेरे से हमेशा ये लोग पूछते हैं कि जी कौन सा सेलिब्रिटी है वो। मेरे साथ अल्लाह का शुक्र आज तक कभी किसी ने कोई सेलिब्रिटी फील्स नहीं कराई मुझे। एंड मेरा ख्याल है अगर मैं पाकिस्तान में अगर सोशल मीडिया जनरल सेलिब्रिटीज़ गिनना चाहूँ तो कोई भी ऐसा शायद नहीं होगा जो मेरी फ़ोन बुक में ना हो। बट सबके साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक है, एक इन्फॉर्मेटिव ताल्लुक है। अगर किसी को गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो मेरे से पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ, वी डिस्कस इट। सो इसलिए मेरे साथ तो कभी किसी ने नहीं किया कि मुझे कोई ऐसा लगे कि मुझे सेलिब्रिटी फील्स दी है वो। एंड इट फील्स गुड कि यू आर अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ पीपल हु मैटर टू अदर पीपल। एंड एट टाइम वो आपको इसे कहते हैं ना सेल्फ इंकरेजमेंट मिलती है कि यार अगर ये भी आपसे पूछ रहा है, अगला भी पूछ रहा है, तो आई थिंक इट्स फील गुड। बिल्कुल सही। फिल्म्स की, प्लेज की ऑफर आई, ऐसा हो नहीं सकता। हम देखते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे स्टार्स हैं, अगेन देन यूल से कि यू नॉट अ स्टार, लेकिन ऑब्वियसली जब एक नाम बनता है, अल्लाह ताला एक इज्जत से नवाजता है, तो फिर नई चीज़ें, नए वेंचर्स की ऑफर्स भी आती हैं। ऑफर तो आई होगी आपको एक्टिंग की, या नहीं? अगर सच बोलूं तो नहीं आई, अगर आएगी भी तो मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे एक्टिंग आती नहीं है। दिस इज रियली वन थिंग आई एम रियली बैड एट, एंड आई वुड अप्रिशिएट पीपल हु आर डूइंग देयर जॉब। इसका मतलब उनको पता ये नहीं करता, इसलिए उनमें से किसी ने कभी ऑफर नहीं की। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एड शैड का होता है वो भी मैं नहीं करता, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स माय कप ऑफ टी। बाकी मूवीज और प्लेज वगैरह को ऐसा कुछ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काफ़ी गौर से सुन रहे हैं। एक्चुअली मैं साउंड के डायनामिक्स से आना चाह रहा हूँ। बीइंग एन आर्टिस्ट, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं हमारी आदत होती है लाउड म्यूज़िक को सुनना, तो उसमें कहीं ना हम जो बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं, हॉर्न्स वगैरह होते हैं, उनको निगलेक्ट कर रहे होते हैं, ह्यूमन एरर होता है। सो साउंड के डायनामिक्स क्या होने चाहिए गाड़ी के अंदर कि आप कितने लेवल तक सुन सकते हैं और क्या ऐसा उसका सीन होना चाहिए? अच्छा, गाड़ियों के हम जब रिव्यू करते हैं तो उसमें एक चीज़ हम सबसे ज़्यादा एक चीज़ यूज़ करते हैं, वर्ड कैबिन नॉइस। सो जितनी कैबिन इंसुलेशन अच्छी होगी उतना आप एट पीस होंगे। सो इफ़ यू कंपेयर अ लोकल कार विद एनी जर्मन कार, द मेजर डिफरेंस आप फील करेंगे अगर आप लोकल गाड़ी में बैठे हैं तो आपको हर रिक्शे का हॉर्न, टी आपका ना ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू सिटिंग ऑन अ जर्मन कार, उसकी साउंड इंसुलेशन इतनी अच्छी होती है कि आप जो बाहर का शोर है वो आपको तंग नहीं करता।
ऑन द अदर हैंड अगर आप गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार डॉलर का साउंड सिस्टम लगा हुआ है एंड इट्स एक्चुअली डिपेंड, वो कहते हैं ना उर्दू में कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा. सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ लाउड म्यूजिक, इट्स अबाउट एवरी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग डिफरेंटली. और अब अगर जो आप गाड़ियाँ आएंगे उनके अंदर आप थिएटर सिस्टम देखें तो वो बहुत ही क्लास के होते हैं. क्लास के हैं, लेकिन जर्मन कार्स का सिर्फ ये है कि वो जिनको शौक हो शौकिया, जर्मन हो जाए, जापानीज हो जाए, सो जो क्वालिटी जो है वो जो बेसिक क्वालिटी है वो आपको जो फील ऑफ इंसुलेशन है उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है. ट्रू, आई टोटली एग्री. और आप अगर एक अच्छी गाड़ी, एक ऐसी गाड़ी जिसमें आपका कंफर्ट हो, आपको उसकी आदत पड़ जाए, फिर मेरा नहीं ख्याल आप चेंज कर सकते हैं. या इज इट ईजी? गाड़ी से अगर दोस्ती हो जाए तो फिर वो ब्रांड जो है, ब्रांड से अगर उससे दोस्ती हो जाए तो चेंज किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, अगर किसी को जर्मन कार की आदत पड़ चुकी है, जर्मन ब्रांड की आदत पड़ गई है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज. देखें तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में गाड़ी क्या, कोई भी चीज़ अगर आपको किसी भी ब्रांड की आदत पड़ जाए तो इंसान आसाइशों से ऊपर से नीचे आना उसको मुश्किल लगता है. सो इफ इट्स अबाउट क्लोथिंग, इट्स अबाउट वॉचेस, अबाउट कार्स, एनीथिंग, तो आपकी एफिलिएशन हो जाती है तो लोग करते हैं. गाड़ियों में यस कई लोग आप देखेंगे वो एक ही सर्टन ब्रांड के मॉडल हर साल लेंगे. कई होते हैं वो कहें जी हमने जर्मनी लेनी है. सो दैट एफिलिएशन जो है वो अक्रॉस द जो है ना बॉर्डर्स चलती है, दुनिया में सारे में चल रही है. एंड इन दिस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड दैट्स वाई ब्रांड एग्जिस्ट. वो आपको, वरना अगर आप वैसे देखें तो कार जो है कोई भी 4 पहियों वाली एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन प्राइसिंग एंड दैट इज द परसीव्ड वैल्यू ऑफ दैट ब्रांड एंड दे हैव स्पेंट years and years on that and the marketing. तो उसकी वजह से हो रहा है. बिल्कुल सही. खाने पीने का शौक होगा? लाहौरियों बिल्कुल है. बिल्कुल सही. फूड स्ट्रीट के आसपास आप इस वक्त हम मौजूद हैं. यहाँ पे तो पूरी जिंदगी गुजरी, जिस तरह आपने कहा. मैंने भी आजकल व्लॉग बनाना शुरू किए फूड के ऊपर. बीच में बल्कि आपने रोक भी दिए थे, वो दोबारा से शुरू हो चुके हैं? क्योंकि मुझे बस ये पता है कि रुक गए थे, उसके बाद मैं नहीं देख सकती. हाँ जी, वो बेसिकली एज अ साइड हॉबी शुरू किया है. मेन काम जैसे मैंने आपको बताया गाड़ियों के रिव्यू हैं, सो जिस दिन टाइम मिल जाता है हम कर लेते हैं. और लाहौर शहर में रहते हुए अगर आप खाना बना तो मैंने तो कराची में भी किए हैं. सो एंड अगेन व्हेन आई वाज एट गवर्नमेंट कॉलेज, तो यहाँ पे आपकी जितनी फूड स्ट्रीट है, ये मैं लाहौर की एक एक गली गली, एक एक कोने कोने के रेस्टोरेंट को जानता हूँ. फॉन्ड मेमोरीज बताएं ना कॉलेज लाइफ की, फूड स्ट्रीट की. कोई इंटरेस्टिंग बात ऐसी जो आज भी याद हो? कॉलेज लाइफ की फूड स्ट्रीट की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अनारकली, पुरानी अनारकली, नई अनारकली की जितने खाने वाले हैं वो उधर, जूस वाले उधर सब जाते थे. मॉल रोड पे एक रेस्टोरेंट होता था जो अगेन आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ हेरिटेज ना, उसको तार घर कहते थे, अब तो मेरा ख्याल है या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता. एक वलीमा हाउस होता था. देयर डिफरेंट रेस्टोरेंट. फिर ये फूड स्ट्रीट सारी हमारे सामने बनी है, जो आपकी गवाल मंडी थी, फिर उसको एक ज़माने में उन्होंने टाइल कर दिया, फिर उसको तोड़ दिया. फिर यहाँ पे आपके पास टकसाली पे जो बनी सारी फूड स्ट्रीट. सो इन बातों बातों में मेरी एज रिवील हो रही है, लेकिन आई थिंक हमने नहीं सोचा इस बारे में. वेरी ओल्ड स्कूल लाहौरी. और इट्स वेरी गुड. मतलब पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जनरली हमारे लोगों के जो कल्चर का एक हिस्सा है कि हम लोगों की जो सेलिब्रेशंस हैं या हम लोगों की ज़्यादातर जो मुलाकात या ज़्यादातर जो इवेंट्स हैं, दे रिवॉल्व अराउंड फूड. सो बिल्कुल सही. खाने से खुशी मिलती, खाना और मौसीकी, ये मुझे ऐसा लगता है जनरली अगर हम बात करें ऑब्वियसली खाना खाने से, एंड देन ऑब्वियसली अपनों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको मौका भी मिल जाता है, बहाना भी मिल जाता है, विच इज़ वेरी इसेंशियल. माजिबीन, हम किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए बन चुका है जी. दिखाइए प्रेजेंटेशन और बताइए क्या कुछ है. बीफ हलीम भी हमारी रेडी है, लवाजमात के साथ इसको मैंने सर्व किया है, और चिकन कॉर्न सूप वो भी रेडी है. उसके साथ भी मैंने 2 सॉसेस बनाई हैं. ठीक है, बिल्कुल सही. हम सर्व भी करवाते हैं. प्लीज बताइए रेसिपी चिकन कॉर्न सूप की. चिकन कॉर्न सूप बहुत इजी है. सबसे पहले हम चिकन को बॉईल करेंगे, उसके बाद जो है कॉर्न को भी हम बॉईल करेंगे. कॉर्न सूप में एक मसला ये आता है अमूमन लोगों को कि जब कॉर्न सूप बनता है तो कॉर्न जो है वो नीचे बैठ जाते हैं सूप में. तो आप इसका ये टिप है सूप की कि आप इसको अगर सही वे में बनाना चाहते हैं तो कॉर्न को जो है आप हल्का सा ब्लेंड करेंगे. और उससे बहुत सिंपल है. चिकन आपका बॉईल हो गया, उसके बाद श्रेडेड किया, चिकन स्टॉक जो है उसको छान के हम ऐड करेंगे. उससे ये होगा कि इसमें जो इम्प्योरिटीज वगैरह आती हैं वो साइड पे हो जाएंगी. हमारा जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाएगा. स्टॉक गर्म हुआ, हमने बॉयल चिकन ऐड किया, बॉयल किया हुआ और वो ग्राइंड किया हुआ कॉर्न ऐड किया, नमक, उसके बाद ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर पसंद है तो आप वो शामिल करेंगे. 1 टीस्पून चीनी का शामिल करेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, ठीक है, और 1 चम्मच सिरका. ठीक है, जल्दी से लाइए, आप बोलती जाइए. उसके बाद बॉयल होगा, जैसे ही बॉयल होगा उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर जो है वो ऐड करेंगे और उसके बाद एग वाइट्स ऐड करेंगे इसमें. ठीक है, फेंट के अच्छी तरह, और इसको हम सर्व कर देंगे. इसके साथ मैंने देखिए ग्रीन चिली वाली सॉस रेडी की है और रेड चिली सॉस खुद रेडी करके इसके साथ सर्व की. बिल्कुल सही. अच्छा जी, चमचा जो है दूसरा लाइएगा. अच्छा जी, हलीम का भी बताइएगा, ये तो टेस्ट करके ही पता चलेगा सब कुछ. जी जी, और बीफ हलीम भी बहुत इजी वे में बनाई है. सब आपके इसके जो हैं वो 3 जो स्टेप्स हैं. सबसे पहले आपने बीफ का कोरमा रेडी करना है, उसके बाद उसको हम श्रेडेड कर लेंगे.
सेकंड जो है दलिया और 4 अदद जो उसमें दालें और थोड़े से हम इसमें चावल ऐड करके इसको ओवरनाइट सोक कर देंगे। उसके बाद करते हुए ये मैं गलत बयानी से काम नहीं लूंगी, ठंडा थोड़ा हो गया, लेकिन मैं सूप खाता नहीं, पीता भी नहीं। मैं हलीम वाली ट्राई करूंगा। हलीम करें, लेकिन आप ये पकड़ लीजिए ताकि ये सिर्फ पकड़ के दिखा दे ताकि। अच्छा जी, अब बोलिए। उसके बाद है कि हमारा कोरमा रेडी हुआ हुआ है, दालें और दलिया जो हमने ओवरनाइट भिगोया हुआ है उसको हम पकने के लिए रख देंगे। उसमें 1 चम्मच ऑयल और थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने से ये होगा कि वो लगेगा नहीं। उसके बाद जैसे ही दलिया गलेगा, दालें गलेंगी, तो हम उसको घोट लेंगे अच्छी तरह। और अगर जो लोग नहीं घोटना चाहते तो वो फिर ब्लेंडर यूज करेंगे। फिर दोनों चीजें मिक्स करेंगे और इसको खूब पकाएंगे। उसके बाद इस पे हम तड़का लगाएंगे प्याज का। और इसके जो लवाजमात है उसमें फ्राई प्याज है, पुदीना है, लेमन के स्लाइसेस हैं, ग्रीन चिली है और अदरक है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये आपको थोड़ा सा टेस्ट करके जरूर बताना पड़ेगा। खवातीन हज़रात, ठंडा है, मैं इसमें गलत बयानी से काम नहीं लूंगी, लेकिन खाने का पता जरूर चले। नमक मिर्च ठीक है? बेहतरीन, पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं लाहौरी, मैं खाने के लिए झूठ नहीं बोलता। अगर बुरा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे इसी बात का डर था। बेगम के खाने पे तनकीद तो नहीं होती है? क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं जी घर पे खाना नहीं खाता। अच्छा, इसमें आई एम यूजुअली आउट और मैं बाहर ही खाना खाता हूँ। नहीं, लेकिन कोई शादी वालदा बनाती है खाना, तो वालदा के खाने की तारीफ ही तारीफ। नहीं, कभी तो बेगम ने खाना बनाया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र, ऐसा कभी नहीं। क्या ये जाती उनका फैसला था या आपकी तरफ से ये था कि भाई नहीं? नहीं, मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है ना ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है लोगों को गलत रोल्स में कि ये इस नहीं करना है, ये उस नहीं करना है, तो जरूरी नहीं कि हर बंदा हर काम करे। बिल्कुल ठीक। तो मर्द होते हुए भी अच्छे आप शेफ हो सकते हैं। आई नो ऑफ मैनी पीपल जो कि बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। मर्द ज़्यादा अच्छा, बल्कि इंटरनेशनली भी अगर हम देखें और अब भी हम देखें, खवातीन तो अच्छा, लेकिन मर्द हजरात का भी जो है उनका एक बड़ा अहम किरदार है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल सही। नाउ हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ कार्स in the coming years पाकिस्तान में? पाकिस्तान में फ्यूचर ऑफ कार्स, आई थिंक फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी ब्राइट, बिकॉज अगर आप देखें पिछले 3, 4, 5 साल में, सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। पहले हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स थे और एक सप्लाई कंस्ट्रेंट मार्केट थी। आप गाड़ी लेने जाते थे, आपको गाड़ी 8-8 महीने का वेट करना पड़ता था। फिर प्रीमियम जिसको ऑन कहते थे वो था। अब लास्ट 2 years में देयर आर मोर देन 13 कंपनीज प्रोड्यूसिंग कार्स। कंपटीशन है, फेयर कंपटीशन है, ऑप्शंस बढ़ी जा रही हैं एंड दे आर ऑफरिंग डिफरेंट ऑप्शंस जो गाड़ियों में पहले कभी नहीं थी। तो आई थिंक उस लिहाज से, और आज अगर आप देखें तो ऑन ख़त्म हो चुका है, आपको ऑफर्स मिल रही होती हैं। सो अगले आने 2-3 वाले सालों में आपको नजर आएगा कि कंपटीशन बढ़ेगा कंपनीज के दरमियान, विच विल बी गुड फॉर कंज्यूमर्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को? मेरा मैसेज यही होगा कि जी बस हम लोगों को जनरली, हम अक्सर एक चीज़ मैं फील करता हूँ, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी वेयर पीटीवी, क्योंकि हमारा एक फ्लैग कैरियर भी है, तो हम लोग जनरली हर बंदा पूछता है जी हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, पाकिस्तान ने क्या दिया। सो हम जो मर्जी कर लें, आज तक हम जितने हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब अपने इर्द गिर्द देखें तो हम सब के लाइफ स्टैंडर्ड पहले से इंप्रूव किए हुए हैं। सो हमें एक जनरल आदत हो गई है नेगेटिविटी फैलाने की कि जी हमें पाकिस्तान ने क्या दिया। सो मेरा ख्याल है टेक अ लिटिल बैक स्टेप और सोचें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। तो हमें जवाब मिल जाएगा कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया और हमने उसको क्या दिया है, और फिर हमें रियलाइजेशन होगी कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो हमारा मुल्क है, और हम उसको बजाय उससे और चीज़ लेने की कोशिश करें, कुछ देने की बात करें। आई टोटली एग्री। अली, आप कुछ कहेंगे इस हवाले से? मैं 2 से 3 बातें चूँकि मेरी फील्ड से रिलेटेड ही होंगी। कोई भी नया आर्टिस्ट आ रहा है तो उसको होमवर्क उसका कंप्लीट होना चाहिए। यू हैव टू फॉलो SOPs ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। और बीइंग एन आर्टिस्ट एक इतनी कंजस्टेड, मेंटली कंजस्टेड सोसाइटी के अंदर आपको अवेलेबल नहीं होना ज़रूरत से ज़्यादा। यू हैव ए प्राइस। आप स्टार्टिंग के अंदर भी है तो आपकी एक प्राइस है, आपने कभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होना। ठीक है। और अपने कान बंद कर लेने, आपको पता है आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और खुदा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। बिल्कुल, मशवरा तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो इज गुड ना, या जी, नहीं? जी। वो तो मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में जब बात करते हैं ना कि लोग ट्रोलिंग करते हैं, तो आई फाइंड इट पॉजिटिव इन अ वे दैट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने, अगर हम मुगल बादशाहों से देखें ना, सबका सवाल इसलिए है कि जो साथ होते हैं वो कहते हैं सर आप ही हैं। ये तो जो आप ही हैं वाला कहना, वो आपका दोस्त नहीं होता। जो आपका दोस्त होता है वो आपको बताता है कि यार आप ये गलत करें, सही करें। सो कीप आई ओपन टू द क्रिटिसिज्म, टेक पॉजिटिव थिंग्स आउट ऑफ इट, करेक्टिव एक्शन लें। और करेक्टिव एक्शन का मतलब है कि हमारी आधी कौम को सर दर्द होता है, वो पेट दर्द की दवाई खा रहे होते हैं, बिकॉज दूसरे आपको गलत बता रहे होते हैं। सो यू शुड रियलाइज कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है और उस पर काम करें। बिल्कुल सही। ये तमाम बातें वर्ड्स ऑफ विजडम तजुर्बे की रोशनी में हैं, या सुनील सरफराज मंच बचपन से ही ऐसे हैं? नहीं, इंसान तजर्बे से आती है। आपको काम बचपन से तो कोई नहीं होता, देखें कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। एंड इट्स ऑल लाइक आप जो अपने इर्द गिर्द आपकी चीज़ें हो रही होती हैं, हैपनिंग्स हो रही होती हैं, आप जहाँ जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ इंस्टीट्यूट डिग्री लेने मत जाएं।
एक्सपीरियंस लें, अपने साथ जो आपके लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। तो ये ना करें कि जी उसका ग्रेड कम आ जाएगा तो मेरा ज़्यादा आ जाएगा। सो इन यूनिवर्सिटी मोस्टली यू गो देयर एंड यू गेट अ गुड नेटवर्क एंड योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क इन टुडेज वर्ल्ड। सो जाएँ, एक्सपीरियंस लें, उसको रटे लगा के सिर्फ डिग्री लेने के लिए हासिल ना करें, सीखें। मैं आज तक मेरे जितने उस्ताद रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के बाद लम से लेके अब MBA भी हमने लम से किया, लंदन भी पढ़ने गया, तो जितने उस्ताद उन सबसे मेरा आज तक ताल्लुक है, मैं उनसे सीखता हूँ। और किसी चीज़ में शायद मैं उनका उस्ताद दूंगा जब वो गाड़ी में मेरे से पूछ रहे होते हैं, तो आई फील वेरी प्रिविलेज के एक बंदा जिसको मैं यहाँ पे देखता था, जिससे मैं चीज़ें सीखता था, वो आज मेरे से पूछ रहा है। वाह। तो और कोई हो सकता है बच्चा आपको गाड़ी के बारे में भी सिखा रहा हो, तो यू नेवर स्टॉप लर्निंग। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, अ प्लेजर एंड एन ऑनर। थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आपको अपने नेक काम और काविश में कामयाब करें। आमीन सुमा आमीन। ख़वातीन नौज़ात, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए, माजिबीन आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए, अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन नौज़ात, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही तो मेरे रब के हुक्म से कल आपसे वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले अली की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी क्लैप में।